नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पूर्व सीएम कमलनाथ के कलेक्टर्स को पत्र लिखने को लेकर सियासत गर्मा गई है। उन्होंने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखे हैं। पत्रों में कमलनाथ ने कलेक्टर्स को मतदाताओं को प्रताड़ित करने की कोशिश बंद करने की बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मतदान केंद्रों को जानबूझकर संवेदनशील बनाया जा रहा है। उन्होंने पत्र में कलेक्टर्स को चेतावनी दी है कि नियमों के खिलाफ काम करने वाले कलेक्टरों के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। इधर कमलनाथ के कलेक्टर्स को पत्र लिखने के बाद सियासत गरमा गई है। सीएम शिवराज ने पलटवार करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सबका सम्मान है, अगर कोई भी कानून तोड़ेगा तो कार्रवाई होगी। कमलनाथ जी की ट्विटर की चिड़िया सवेरे सवेरे उड़ जाती है। अब मुझे समझ में नहीं आता उन्हें हो क्या गया है। कांग्रेस में कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए कलेक्टर और एसपी को आजकल खत लिखे जा रहे हैं। कागज कलम दवात ला, लिख दूं खत में तेरे नाम। कौन सा गाना है? नाम तेरा। अब कलेक्टर एसपी देख लूंगा, कल के बाद परसों आता है। किसको धमका रहे हो? आदरणीय कमलनाथ जी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को, जिला भारत निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की अनियमितताएं नहीं होना चाहिए। इसमें हमें नेताओं की सुविधा नहीं देखना है, हमें मतदाता की सुविधा देखना है कि मतदाता कौन सा कहां पर। जो नियम है कि 2 किलोमीटर के अंदर की सीमा में मतदान केंद्र होने चाहिए, सर्व सुविधा युक्त होना चाहिए, सारे लोगों को आसानी से वोट डालने का अवसर मिल सके होना चाहिए। इस सब को लेकर इन्होंने चिंता व्यक्त की है और जिला कलेक्टर्स को लेटर लिखा है और उम्मीद है कि शायद जिला कलेक्टर इसमें अनियमितताएं नहीं करेंगे। उनके पास न तो विकास है, न मुद्दे हैं, न योजनाएं हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है वो ऐसी ही बातें भ्रम फैलाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास विकास भी है, मुद्दे भी है, योजनाएं भी है, और योजनाओं के माध्यम से जनता का साथ भी है। उनके पास कुछ नहीं होंगे तो ऐसे भ्रम दिमाग में आएंगे और ऐसी ही बातें मुंह से निकलेगी। मुझे लगता है कि ये सब इस बात पर बात करना भी गलत होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए शरद श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शरद, कमलनाथ ने पत्र लिखा है कलेक्टर को और हिदायत भी दी गई है। हिदायत की बात हम कहें, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कार्रवाई होगी जो दोषी होगा। आखिर ये जो पत्र लिखा गया है, ये पत्र के मायने क्या हैं? देखिए, इस पत्र पर अब ये मायने इसलिए ज़्यादा है। देखिए, मैं पीसीआर सहयोगी से कहूँगा कि आवाज़ काफ़ी इको हो रही है, अगर वो थोड़ा सा ध्यान दे सकें। जी 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 शरद, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, ये पूरा मामला इसलिए अब ज़्यादा बड़ा हो गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी जो प्रतिक्रिया है वो अब इस मामले में निकल के सामने आई है। कुछ अभी हाल ही में एक चिट्ठी कमलनाथ की ओर से लिखी गई थी और उसमें कई तरीके की बातें जो कलेक्टर्स हैं उनके लिए लिखी गई। एक चिट्ठी उन्होंने निर्वाचन आयोग को भी लिखी है, उसमें भी कुछ आरोप उनकी ओर से लगाए हैं। तो इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने कहा है कि जो कमलनाथ हैं अब उनका काम सिर्फ चिट्ठियां लिखना रह गया है। और एक विषय वो ये भी उठाया कि क्योंकि इससे पहले भी कमलनाथ का कई बार ऐसे बयान सामने आ चुका है कि वो अधिकारी जो बीजेपी का बिल्ला लगा के घूमते हैं उनके लिए कल के बाद परसों भी आता है, ऐसे संकेत या ऐसे बयान वो पहले भी दे चुके हैं। तो इस पर भी मुख्यमंत्री की ओर से जवाब आया और प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कब तक आखिरकार अधिकारियों को वो धमकाते रहेंगे, और जहां तक बात उनके ओर से उठाए गए मुद्दों की है तो फिर जो कानून है वो अपने स्तर से काम करेगा। वो विषय भी उन्होंने उठाया जिसमें कांग्रेस के एक विधायक दरअसल खाद की बोरियां लुटवाने के उन पर आरोप लगे, तो और फिर तमाम जो विधायक हैं वो कलेक्टर के ऑफिस में पहुंच गए थे, कांग्रेस के ही। इस पर भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर कोई ऐसा काम करेगा जो कानून का उल्लंघन होगा तो फिर जो नियम है, जो कायदा है, वो अपने हिसाब से काम करेगा और उसी हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। मैं शरद आपके पास रजनीश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है रजनीश जी आपका। कमलनाथ ने पत्र लिखा है कलेक्टर्स को, उनका साफ तौर से कहना है कि जो कलेक्टर्स हैं वो प्रताड़ित कर रहे हैं मतदाताओं को, तो ये सब करना बंद करें नहीं तो मुकदमा दर्ज होगा। आखिर आप इसे किस तरह से देखते हैं इस पत्र को?
देखिए, कमलनाथ जी बौखला गए हैं, कमलनाथ जी दहशत में हैं। जनता जिस प्रकार से कांग्रेस को नकार रही है उसको लेकर ये कौन सा आरोप है, किस प्रकार का आरोप है? अभी तो चुनाव भी नहीं है, कलेक्टर मतदाताओं को धमका रहे हैं। ये मुझे लगता है कि केवल मानसिक संतुलन का सवाल है, क्योंकि अभी भारत निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची का पुनरीक्षण का मामला हो या तमाम प्रकार के बूथों की पुनरीक्षण का मामला हो, तमाम प्रक्रियाओं को संपादित करने का मामला हो, ये भारत निर्वाचन के आलोक में जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और इसके बावजूद भी आपको लगता है आप खूब पत्र लिखें, खूब अपना रिप्रेजेंटेशन दें, बाकी सारी बातें करें, लेकिन जो बातें आप कर रहे हैं कमलनाथ जी, वो बातें आप बताती हैं कि आप बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, दहशत में हैं, आप जबरन के कारण बनाने का काम कर रहे हैं। जनता जनार्दन आपको देख रही है और जिस प्रकार से आप ये भाषा लगातार ब्यूरोक्रेसी को हो, छोटे कर्मचारी को हो, अधिकारी को हो, धमकाने की करते हैं और ये समझते हैं कि ये आपने जो 70 और 80 के दशक में जिस प्रकार से राजनीति की है आपातकाल के दौरान में और घड़की उड़की देके आप लोगों से अपना काम निकलवा लेंगे, तो भूल जाइए ये 2022 और 2023 का मध्य प्रदेश है। ऐसी मानसिकता को कुचल देगा जो मानसिकता दबाव बनाने का काम करती है और अनैतिक अवैधानिक काम करवाने के लिए जवाब ले लेते हैं रजनीश जी। की राजनीति करती है। अजय सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। पत्र तो लिख दिया गया कमलनाथ जी द्वारा, पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बौखला गए हैं और उनकी अब कोई पार्टी में सुन नहीं रहा, इसलिए पत्र लिख रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये बेचैनी समझ से परे है। कमलनाथ जी ने तमाम कलेक्टरों को पत्र लिखा है कि निर्वाचन प्रक्रिया में जिस तरह से मतदाता सूचियों के सुधार का काम चल रहा है उसमें सही तरीके से काम करें और किसी तरह का गलत काम ना करें। और जो कलेक्टर सही काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें किस बात का डर है? और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तो ये बेचैनी समझ से परे है। प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल के नेता, प्रदेश अध्यक्ष की क्या ये चिंता वाजिब नहीं है कि मतदाता सूचियों में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए? हमारे पास तमाम जिलों से शिकायतें आ रही हैं, तमाम जगहों पे बीएलओ को चेंज इस तरह से किया जा रहा है जिनका राजनीतिक लाभ लिया जा सके, यहाँ तक कि धर्म जाति के नाम पर बीएलओ बनाए जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कमलनाथ जी ने जो पत्र लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। अब ऐसे में वो चिंतित हो सकते हैं जो अजय जी, मुद्दे नहीं बचे क्या कांग्रेस के पास? मुद्दे नहीं बचे क्या कांग्रेस के पास जो ये सारी बयानबाजी की जा रही है या पत्रबाजी की जा रही है? देखिए, मुद्दे का सवाल नहीं है। मुझे बताइए, क्या मतदाता सूची में गड़बड़ियां रोकना बड़ा मुद्दा नहीं है? क्या इसके लिए हमें काम नहीं करना चाहिए? क्या जनता हमारा साथ देना चाहे और ये गड़बड़ियां करके चुनाव में लाभ लेने की कोशिश करें तो इन्हें खुला छोड़ दें? भारतीय रजनीश जी, दिक्कत क्या है? अगर उन्होंने पत्र लिखा है, मतदाता सूची की बात कही गई है, मतदाता सूची की बात हो रही है, अच्छे से काम हो, क्या दिक्कत है? सही बात है ना, कोई दिक्कत होगी तो आगे दिक्कत नहीं होगी। अरे भैया, अच्छे से ही काम हो रहा है, अगर गलत काम हो रहा है तो एक्सपोज कीजिए, तथ्य सामने लाइए, भारत निर्वाचन आयोग को रिप्रेजेंटेशन दीजिए। और भारत निर्वाचन आयोग नहीं सुनता है तो आप कोर्ट में जाइए, कोई इलेक्शन शुरू तो हुआ नहीं है, कोर्ट भी आपकी बात सुनेगा। अरे तो जब अभी मतदाता सूचियों का काम चल रहा है उसी समय तो पत्र लिखेंगे कि सही बात करिए। अब इसमें आपको क्या आपत्ति है? नाम पर ये स्वीकार नहीं होगी। मध्य प्रदेश में कर्मचारी अधिकारियों पर गुंडागिर्दी अगर कमलनाथ जी की पार्टी करेगी तो स्वीकार नहीं होगी, ये भाषा स्वीकार नहीं होगी। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी चोरी पकड़ी गई हो, इस तरह से बेचैन हो रहे हैं जैसे चोरी पकड़ी गई हो। की भाषा है, ये आपातकाल की भाषा है जो कमलनाथ जी आपातकाल की चौकड़ी में शामिल होकर इस देश में चलाया करते थे। मध्य प्रदेश में नहीं चल पाएगी। बता दीजिएगा अपने सभी नेताओं को कि यहाँ कानून का राज है, यहाँ नियम कानून संविधान से काम होगा, यहाँ आपकी गुंडागिर्दी के हिसाब से नाम ना कटेंगे, ना जुड़ेंगे, ना बढ़ेंगे, ना घटेंगे। यहाँ जो नियम संगत है वही उसी अनुसार नाम मतदाता सूची में आएंगे। और अभी मैंने जैसा कहा, क्या तथ्य पूर्वक आप एक्सपोज कर दीजिए अगर कोई गलत काम हो रहा है तो, लेकिन केवल गुंडागिर्दी करना, गुंडागिर्दी की भाषा बोलना, ये स्वीकार नहीं हो सकता, चाहे कमलनाथ जी हो या कोई दूसरा बड़ा नेता हो। ठीक ठीक, मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं शरद हमारे साथ लगातार, वो भी कुछ सवाल करना चाहते हैं। शरद। बिल्कुल अजय जी, जैसा कि हालांकि राजीव जी भी पूछ रहे हैं, एक सवाल ये बिल्कुल वाजिब बनता है कि अगर ऐसी कोई गड़बड़ी जैसी बात आपके पास है, शिकायत है कि गड़बड़ियां हो रही हैं, संवेदनशील बनाया जा रहा है, तो अगर तथ्यों के साथ में अगर आप अपनी बात रखें तो शायद ज़्यादा बेहतर हो और ज़्यादा दमदारी से आपकी बात आ जाएगी, बजाय
एक चिट्ठी लिखकर पब्लिकली विषय को पब्लिकली बना देना। अगर ऑथेंटिक बात करेंगे कि बता देंगे कि इतने संवेदनशील बूथ बना दिए गए हैं तो शायद निर्वाचन आयोग भी आपकी बात सुनेगा, अगर ऐसा हो वाकई में। देखिए 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले भी हमारी पार्टी द्वारा बड़े पैमाने पे फर्जी मतदाताओं की सूची सार्वजनिक की गई थी और हमारी शिकायतों के आधार पर मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पे फर्जी मतदाताओं के नाम काटे गए थे। ये प्रमाणित है, आप भी उस समय मौजूद थे, आपने देखी है ये सब चीजें। और अभी मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम चल रहा है, अभी ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, इसीलिए उस गड़बड़ी होने से पहले हम चेतावनी दे रहे हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर इसी तरह की गड़बड़ियों में शामिल ना हो और ये हमारा दायित्व चेतावनी दे। तथ्य नहीं है तो की केवल बात बना नहीं है, सकते जो गलत ना हो तो उसको किस बात का डर, ब्लैकमेलिंग करोगे तो उन्हीं लोगों को है जो गलत काम कर रहे हैं। क्या ये किस तरह की चोरी पकड़ी गई है, आप क्यों बेचैन हो रहे हैं? मतलब के हल्ला मचाना, हंगामा मचाना ये बताता है ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी, अजय जी, शरद लगातार जुड़े हुए थे। शरद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इस वक्त आपको भोपाल से लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। अखंड भारत कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। दिलों में दीवारें पड़ गई तो यहां रहते हुए भी हम तो खंड खंड हो गए भाई। तो ये खंड खंड नहीं होना है, नफरत की दीवारें तोड़ना है, प्रेम की गंगा बहाना है, भाई को भाई की तरह गले लगाना है और मिलके हिंदुस्तान की प्रगति और विकास करना है। आगे बढ़ेंगे हम, दुनिया की बहुत बड़ी ताकत होंगे हम। आज भी दुनिया के किसी भी देश के लोग अगर आते हैं हमारे देश के बारे में क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी तो कहते हैं। देश पे इतने हमले हुए उस समय, ये थोड़ी किसी ने कहा कि मैं बांग्लादेश पे हमला कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे कर रहे हैं कि नेपाल पे कर रहे हैं कि तिब्बत पे कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान पे करते थे। इस देश की सीमा हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक और उधर अफगानिस्तान से लेके एक जमाना था जब इंडोनेशिया तक, ये जो सीमाएं थी यही तो पूरी हिंदुस्तान थी। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी का मजहब बदले, धर्म बदले। अरे अपना अपना विश्वास मानते, मानने दो, काय का धर्मांतरण, जिसको जो मानना है मानने दो, लेकिन नफरत नहीं प्यार, घृणा नहीं आत्मीयता, हिंसा नहीं प्रेम, युद्ध नहीं शांति, झंझट नहीं विकास। इस रास्ते पे चलेंगे तो सबका भला होगा। और जैसी दुनिया आज लड़ रही है, रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, रूस की और पश्चिमी देशों की लड़ाई चल रही है। अखंड भारत कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे इस वक्त लाइव। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद है। आगे बढ़ेंगे। धर्मांतरण पर प्रदेश में सियासत लगातार जारी है। धर्मांतरण को लेकर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर कवर्धा सांसद संतोष पांडे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों में हिंदुओं और सिखों की क्या स्थिति है, अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब को कितने मुश्किल से भारत लाया गया। उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश बघेल को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। और माननीय भूपेश जी आप कह रहे हैं कि जहां ईसाई है वहां ईसाइयत होगी, जहां थे वहां भी थे, किंतु सब गुरुद्वारे छोड़ करके आए। कटास राज मंदिर की पाकिस्तान में क्या हालात है, वहां के गुरुद्वारों की क्या हालात है, आज किसी से छुपा नहीं है। जोगेंद्र नाथ मंडल जी मसीहा बनने गए थे, वापस आना पड़ा भारत। बहुत ही जिल्लत भरी जिंदगी आखिरी के अपने उम्र में उन्होंने कैसे जिए वो पूरा पश्चिम बंगाल जानता है कि फुटपाथ पर कटती हुई जिंदगियां और किस प्रकार से उन्होंने मौत को स्वीकार किया। कम से कम इस प्रकार की बात कह करके छत्तीसगढ़ को और यहाँ की छत्तीसगढ़ी। ज्यादा जानकारी के लिए मनीष मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मनीष, धर्मांतरण पर सियासत हो रही है और सियासत और भी ज्यादा बढ़ गई है जब से सीएम भूपेश बघेल का धर्मांतरण को लेकर के बयान सामने आया है। बिल्कुल रितु, ये पूरा मामला जो है
इसमें राजनीतिक जो है सरगर्मी बढ़ी हुई है। जब भी आरएसएस प्रमुख का जो है छत्तीसगढ़ दौरा होता है, उस मामले को राजनीति होती है। जो सत्ता पक्ष है कांग्रेस, उसे हमेशा जो है उनके बयानों को लेकर जो है आपत्ति दर्ज की जाती है, उनके जो कटाक्ष भी किए जाते हैं और उसके जो फेवर में जो है वो भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, प्रवक्ता हैं, वो सामने आते हैं। तो इसी तरह का बयान जो कल जसपुर में आरएसएस प्रमुख भवन भागवत के द्वारा जो धर्मांतरण को लेकर दिया गया था, जिसमें सीएम के द्वारा इसमें पलटवार किया गया था, उसको लेकर जो है आज सांसद संतोष पांडे ने इसको मुद्दा बनाते हुए मुख्यमंत्री पर जो है उन्होंने कटाक्ष किया है कि इस तरह के बयान जो है मुख्यमंत्री को नहीं दिए जाने चाहिए। जिस तरह से उनका कहना था कि जहां ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं वहां चर्च बनेगा, जहां सिख समुदाय के लोग रहते हैं वहां जो है गुरुद्वारे बनेंगे। तो इस तरह के बयान जो है उससे मेल नहीं खाते हैं कि किस संदर्भ में क्या कुछ कहा गया है उसके लेकर जो है। और इस पूरे मामले में जो है स्वाभाविक है कि राजनीति होना तय है और इस राजनीति जो इसमें शुरू हो गई है, क्योंकि अब आने वाला समय जो है चुनावी वर्ष है, तो इसमें भाजपा जो हमेशा से जो है जो धर्मांतरण का मुद्दा है उसे लेकर जो है जोर शोर से उठाती रही है। जब जब विपक्ष की सरकार रही है, खासकर कांग्रेस की सरकार जहां रही है, भाजपा इसे प्रमुख मुद्दा बनाती है। छत्तीसगढ़ में भी अमूल यही स्थिति है और इस मामले में जो भी बयान आते हैं उस पर जो है राजनीति शुरू हो जाती है और इस मामले में भी एक बड़ा मुद्दा जो है भाजपा इसे बनाने का प्रयास कर रही है। मनीष, ये पूरे बयान के कि जहां ईसाई रहते हैं वहां चर्च होगा, जहां सिख रहते हैं वहां पर गुरुद्वारा होगा, जो उनका बयान है, इसके सियासी मायने आखिर क्या है? बिल्कुल, इसमें पूरी तरह से जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से ही इसे देखा जा रहा है और इसमें एक तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा जो है बचाव की मुद्रे में जो है इस तरह का बयान दिया गया है। जिस तरह से कहा जाता है कि कांग्रेस की सरकार में भाजपा आरोप लगाती रही है कि धर्मांतरण के मामले ज्यादा आते हैं और उस पर जो शिकायत होती है उस पर हम जो है कांग्रेस कार्रवाई नहीं करती। इस बात को लेकर जो है एक तरह से कहा जाए तो बचाव की मुद्रा में जो है मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरह का बयान को जोड़कर देखा जा रहा है भाजपा के द्वारा और इसे जो है उन्होंने मुद्दा बनाया है। और इस पर जो है सांसद ने साफ तौर पर कहा है कि जहां कहीं भी आप देख सकते हैं कि देश के बाहर भी अगर इस तरह के मामले आते हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक है वहां उनको प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। ताजा उदाहरण उन्होंने देते हुए कहा कि अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, वहां क्या स्थिति है, मंदिर वहां कितने सुरक्षित है, गुरुद्वारे जो है वहां कितने सुरक्षित है, किस तरह से जो अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब को जो भारत लाया गया है, इस सब मुद्दों को लेकर जो है वो घेरने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह के जो बयान है वो राजनीति से प्रेरित है और कांग्रेस जो है इन पे प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाती है, जिसके चलते इस तरह के जो बयानबाजी है वो सामने आ रहे हैं और इससे जो है भाजपा जो है इसे फ्रंट फुट में जो है खेलने की तैयारी में है और यही वजह है कि इसे जो है चरणबद्ध तरीके से एक एक करके जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। मोहन भागवत के बयान के बाद से जो है इस पर राजनीति शुरू हो गई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान पर निशाना साधा गया है। एबीसी के मतलब वाले बयान पर निशाना साधा गया। मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने स्मृति पर तंज कसा है। छत्तीसगढ़ की चिंता सता रही है तो यहां से लड़े चुनाव, पहले प्रदेश के 90 विधानसभा का दौरा करें। स्मृति को पहले अमेठी की चिंता करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता चिंता करें। प्रदेश में बीजेपी विधायकों की संख्या बहुत कम है। बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एबीसी का मतलब समझाते हुए कहा था कि ए फॉर अमेठी, बी फॉर बिलासपुर, सी फॉर छत्तीसगढ़। यानी स्मृति ईरानी ने समझाया था कि अमेठी जीते, बिलासपुर जीते और अब छत्तीसगढ़ जीतेंगे। विधानसभा घूमना चाहिए उसको और अगला चुनाव यहीं से लड़ लो छोड़ के। अगर उसको ज्यादा छत्तीसगढ़ की चिंता है तो स्मृति ईरानी अगला चुनाव छत्तीसगढ़ से लड़े। फिर पहले वो यूपी गई है, यूपी में चुनाव हारी भी है, वो इसको थोड़ी बोली होगी नहीं। हाँ, तो इसलिए जो है पहले जो अमेठी की बात कर रही है, फिर बिलासपुर की बात कर रही है, उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात कर रही है। तो स्मृति ईरानी से कहें कि यूपी में उसका वजूद खत्म हो चुका है और छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा में दौरा करे, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या बहुत ही सीमित है। तो आने वाले चुनाव में जो स्थिति होने वाली है, इसलिए उनको छत्तीसगढ़ में दौरा करना चाहिए। अब उसका संकेत दीदी अमेठी से बिलासपुर देने आई है। गौरव जी, ए फॉर अमेठी, बी फॉर बिलासपुर, सी फॉर छत्तीसगढ़। ये अक्सर इसलिए पढ़वा रहे हैं क्योंकि कुछ गणित ऐसा है कांग्रेस पार्टी का।
जांजगीर चांपा से बड़ी खबर की बात करेंगे। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीएसपी और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के सामने पार्टी में वो शामिल हुए। मिशन 2023 को लेकर पामगढ़ दौरे पर अरुण साव हैं। पामगढ़ के सतनाम भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीएसपी और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के सामने पार्टी में शामिल हुए हैं। मिशन 2023 को लेकर के पामगढ़ दौरे पर हैं अरुण साव और ये बड़ा झटका अब बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के लिए है। जांजगीर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीएसपी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सैकड़ों कार्यकर्ता बीएसपी और कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हुए हैं। 2023 में चुनाव है और चुनाव नजदीक है। इसको देखते हुए बड़ा नुकसान जो है हो सकता है। बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल हुए हैं। कई सारे कार्यकर्ता अध्यक्ष अरुण साव के सामने पार्टी में शामिल हुए हैं। मिशन 2023 को लेकर पामगढ़ दौरे पर अरुण साव हैं। पामगढ़ के सतनाम भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। बड़ी संख्या में बीजेपी में कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रोहित शुक्ला फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, बड़ी संख्या में बीएसपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। बड़ा झटका बीएसपी और कांग्रेस के लिए। निश्चित तौर पर ऋतु, ये दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि लंबे समय से वहां जो है कांग्रेस को के विधायक नहीं रहे हैं। वहां हमेशा बीएसपी का ही कब्जा रहा है। हालांकि इससे पहले जो है वहां भाजपा के विधायक रहे हैं अम्बेश दांगड़े, लेकिन वर्तमान में वहां अभी विधायक बीएसपी से है इंदू बंजारे। और पामगढ़ को जो है बीएसपी का गढ़ माना जाता है। जो बीएसपी की शुरुआत थी वो पामगढ़ से हुई थी और ऐसे में बीएसपी के जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, ये जो है आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये दोनों ही पार्टी को लेकर के एक झटका है। और आज बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है अरुण साव, वो एक दिवसीय प्रवास में यहाँ कार्यकर्ताओं से मिलने आए थे। हालांकि उनके आने का और उनकी इस जो सम्मेलन का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर बड़ा झटका कांग्रेस और बीएसपी के लिए। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए रोहित। इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही।